हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए पाठ प्रथम के विद्यार्थियों के लिए और अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करूंगा सम्राट अशोक के जीवन के कुछ पक्षों के बारे में। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैं विशेष रूप से उन बिंदुओं की तरफ इंगित करना चाहूँगा जिनसे हमें जानकारी मिलती है अशोक के राजपद के आदर्श के बारे में, और दूसरी बात ये कि अशोक के जीवन के नैतिक पक्षों और विविध पहलुओं के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि अशोक के राजपद के आदर्श क्या है। दैट मीन्स द आइडियल ऑफ द किंगशिप ऑफ द अशोक। एक राजा के रूप में सम्राट को किन आचरण का अनुकरण करना चाहिए, और सम्राट अशोक के जीवन के विविध पहलुओं में राजपद के आदर्शों के बारे में किस किस प्रकार से हमें जानकारी मिलती है, इन तमाम बातों का विवेचन विद्यार्थियों में आज की कक्षा में करूंगा। विद्यार्थियों, जब अशोक के राजपद के आदर्शों की बात की जाती है तो हमें हमारे दिलो दिमाग में अच्छी तरीके से बात बिठा लेनी होगी कि मौर्य सम्राटों का आदर्श वह था जो कि आचार्य चाणक्य ने, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा, और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजा के लिए जिन आदर्शों और नियमों का प्रतिपादन किया, उन्हीं आदर्शों का अनुकरण सम्राट अशोक ने भी किया था। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शिलालेख इस बात की पुष्टि करते हैं, क्या शिलालेखों से हमें सम्राट अशोक के राजपद के आदर्शों के बारे में जानकारी मिलती है। तो अभिलेखों का विवेचन करने के उपरांत हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि निश्चित रूप से इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि अभिलेख सम्राट अशोक के बारे में राजपद के उच्च आदर्शों का उल्लेख करते हैं, और हमें विशेष रूप से विद्यार्थियों छठे शिला अभिलेख से और साथ ही साथ 2 कलिंग अभिलेखों से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि अशोक प्रजाहित के लिए कितना जागरूक था। विद्यार्थियों, अपने 2 कलिंग शिलालेखों में अशोक स्पष्ट रूप से कहता है कि जिस प्रकार से मैं ये कामना करता हूँ कि मेरी संतान को इहलोक और परलोक, अर्थात इस लोक के और परलोक के तमाम सुख ऐश्वर्य के संसाधन प्राप्त हो और वे उनका भोग करें, ठीक उसी प्रकार की कामना मैं सभी लोगों के लिए करता हूँ, मैं अपनी प्रजा के लिए करता हूँ। और वो ये भी कहता है कि इसके लिए मैंने अपने अधिकारियों को ये निर्देश दे रखे हैं कि वो भ्रमण करें, राज्य का भ्रमण करें और जाने कि लोग तकलीफ में तो नहीं है। वो ये कहता है कि मुझे काफ़ी समय हो गया, मुझे प्रजा हित की जानकारी नहीं मिली है। मैंने अपने अधिकारियों को कहा है कि वह लोगों की तकलीफ़ को जाने। मैंने उनको यह भी कहा है कि कारावास में बहुत सारे लोग हैं, तो उनको उचित न्याय प्रदान करें और उनके दुखों को दूर करने की कोशिश करें। इसके अलावा छठे शिलालेख में अशोक विशेष रूप से उन बातों का उल्लेख करता है जिस बात के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अशोक उन महान सम्राटों की श्रेणी में था जो प्रजा के सुख को अपना सुख समझता था और प्रजा के दुख को अपना दुख समझता था। अपने छठे शिलालेख में अशोक इस बात को लेकर काफ़ी चिंता प्रकट करता है कि मेरा कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, मुझे जन कल्याण की सूचनाएं मिलनी चाहिए, वो अभी तक मिली नहीं है। इसलिए मैंने अपने अधिकारियों से कहा है कि वो जन कल्याण की सूचना जहाँ से भी मिले मुझे वो तुरंत प्रदान करें। और मैंने अपने अधिकारियों को कहा है कि जन कल्याण से संबंधित सूचनाएं मुझे कभी भी प्रदान की जा सकती है, चाहे मैं कहीं भी हूँ। वो कहता है कि चाहे मैं कहीं भी हूँ, चाहे मैं उद्यान में हूँ, चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ, चाहे मैं आराम कर रहा हूँ, चाहे मैं अंतपुर में हूँ, जनता के कल्याण की सूचना मुझे तुरंत दी जाए, क्योंकि जनता के हित के लिए मैं हमेशा प्रवृत्त हूँ। तो विद्यार्थियों, अशोक के इन 2 अभिलेखिक प्रमाणों से, अशोक के छठे शिलालेख से और अशोक के 2 कलिंग अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक के राजपद के आदर्श कितने उच्च रहे होंगे और जनता के कल्याण के लिए वो कितना जागरूक था। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि इतने ऐसे गिने चुने सम्राट ही इतिहास में शामिल है जिन्होंने प्रजा के दुख और पीड़ा को देखकर, जिन्होंने युद्ध में मारे गए लोगों की तकलीफ़ों को देखकर, उनके आश्रितों के दुख और उनके आंसुओं को देखकर यह प्रतिज्ञा ली कि आगे से युद्ध विजय नहीं की जाएगी बल्कि धर्म विजय की जाएगी। युद्ध विजय के स्थान पर लोगों के दिलों को जीतने की नीति अपनाई जाएगी। तो इस प्रकार का सम्राट जो लोगों के आंसुओं को देखकर द्रवित हो गया, तो निश्चित रूप से उसके राजपद के आदर्श मान रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, मैंने अभी आपसे बात की अशोक के राजपद के आदर्शों के बारे में, अर्थात एक राजा को किन नियमों के आधार पर जीवन जीना चाहिए, और अशोक उसका प्रत्यक्ष उदाहरण था।
राजपद के अपने आदर्शों के मामले में अशोक अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य से भी काफ़ी आगे निकल गया। विद्यार्थियों, यदि हमें अशोक के जीवन के नैतिक पक्ष को जानना है और अशोक के राज्य शासन संबंधी सिद्धांतों को समझना है तो इसके लिए हमें 14 शिला प्रज्ञापनों का 14th रॉक इंस्क्रिप्शंस का काफ़ी गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। विद्यार्थियों, ये 14 शिला प्रज्ञापन एक प्रकार का समूह है जो भारत के कई भागों से मिले हैं। देखिए, इन 14 शिला प्रज्ञापनों के आधार पर हम काफ़ी हद तक अशोक के राज्य विस्तार की सीमाओं को भी समझने का प्रयत्न कर सकते हैं और साथ ही साथ हम इसके आधार पर अशोक के जीवन के नैतिक पक्षों को भी समझ सकते हैं और अशोक के जीवन के हम नैतिक पक्षों को समझने के साथ साथ शासन नीति के सिद्धांतों को भी हम काफ़ी गहराई के साथ समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, यह शिलालेख सीमावर्ती प्रांतों से मिले हैं जहाँ पर कभी अशोक के गवर्नरों का राज्य रहा था और इसमें से हम देखते हैं कि 2 स्थानों से शहबाजगढ़ी जो पेशावर के निकट है और इसके अलावा मानसेरा, शहबाजगढ़ी और मानसेरा से विद्यार्थियों जो 2 हमें अभिलेख मिले, वास्तव में 2 स्थानों से जो अभिलेख मिले ये 14 अभिलेखों का एक समूह है और एक साथ मिले। तो ये 2 स्थानों से मिले हुए अभिलेख, मानसेरा से मिले हुए अभिलेख और शहबाजगढ़ी से लिखे हुए अभिलेख विद्यार्थियों खरोष्ठी लिपि के अंतर्गत हैं और खरोष्ठी लिपि विद्यार्थियों हम देख रहे हैं कि दाहिनी तरफ से बाईं तरफ लिखी जाती है। तो यह अभिलेख इस बात को बताते हैं कि अशोक के साम्राज्य की सीमाएं काफ़ी हद तक उन एरिया को टच करती थी जहाँ पर यूनानी प्रभाव कायम था, यानी खरोष्ठी लिपि का प्रभाव काफ़ी हद तक वहाँ पर ज़्यादा था। तो विद्यार्थियों, आइए अब हम इसके अलावा 14 शिला प्रज्ञापनों का समूह हमें धौली से मिला है, जोगड़ा से मिला है, कालसी से मिला है और भी काफ़ी जगहों से हमें इस प्रकार के 14 शिला प्रज्ञापनों का समूह मिला है। तो आइए विद्यार्थियों, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन 14 शिला प्रज्ञापनों में ऐसी क्या बात थी जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इससे अशोक के जीवन के विविध पक्षों के बारे में जानकारी मिलती है। विद्यार्थियों, यह एक बहुआयामी और विविध जानकारी प्रचुर मात्रा में प्रदान करने वाले शिला अभिलेख हैं। और यदि हम जैसे कि इसमें पहले अभिलेख की बात करते हैं तो विद्यार्थियों, अशोक का पहला अभिलेख इस बात का उल्लेख करता है जिसमें अशोक कहता है कि मैं पशु बलि की निंदा करता हूँ। वह कहता है कि मैंने जब से बुद्ध की वाणी को स्वीकार किया, मैंने मेरे महल में होने वाली हिंसा की मात्रा को काफ़ी कम कर दिया। इससे पहले बड़ी संख्या में पशु मेरे किचन के रसोई घर में मारे जाते थे, लेकिन अब उनकी मात्रा मैंने काफ़ी कम कर दी गई है। दूसरे अभिलेख में अशोक अपने जीवन के एक ऐसे पक्ष की तरफ संकेत करते हुए बताता है कि मैं न केवल मनुष्य के कल्याण के लिए तत्पर हूँ बल्कि मैं पशुओं के कल्याण के लिए भी तत्पर हूँ। और द्वितीय शिलालेख में अशोक इस बात का उल्लेख करता है कि मैंने मनुष्य के रोगों के इलाज के लिए और साथ साथ पशुओं के रोगों के इलाज के लिए भी जगह जगह से मैंने औषधियाँ मंगवाई है। अपने तीसरे शिलालेख में अशोक अपने धर्म महामात्रों को, अपने राज्याधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहता है कि मैं आपसे ये चाहता हूँ कि हर 5 साल बाद आप राज्य का भ्रमण करें और लोगों के धर्म के बारे में बताएं। चतुर्थ शिलालेख में भी धर्म के कुछ पक्षों की तरफ संकेत किया गया है। विद्यार्थियों, इस श्रृंखला में अशोक का 12वां शिलालेख काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। विद्यार्थियों, 12वां शिलालेख ऐसा शिलालेख था जो वर्तमान दौर की समस्याओं के समाधान के लिए काफ़ी प्रासंगिक माना जा सकता है। यह एक ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक विभिन्न धर्मों के मध्य होने वाले वैमनस्य को दूर करने की बात करता है और वो ये कहता है कि मैं सभी धर्मों के सारवृद्धि पर जोर देता हूँ। और वे कहता है कि यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि मेरा धर्म उच्च और बाकी लोगों का धर्म निम्न है तो ऐसा कहकर वह अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचाता है। अपने इन शिला प्रज्ञापनों में अशोक धर्म मंगल, धर्मदान संबंधी कार्यों पर जानकारी देता है और वो ये भी कहता है कि मेरे राज्य के अंतर्गत लोग तरह तरह के मंगल कार्य करते हैं। कोई पुत्र जन्म पर मांगलिक कार्य करता है, कोई विवाह पर मांगलिक कार्य करता है, कोई नामकरण पर करता है। तो वो कहता है कि ये सभी प्रकार के मांगलिक कार्य निरर्थक है। सच्चा मांगलिक कार्य यह है कि आप लोगों को धर्म मंगल की जानकारी दें, यानी धर्म के मूल तथ्यों से अवगत कराएं। आप लोगों को स्वर्ण का, रजत का, अन्न का दान दें, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप धर्म का दान दें। धर्मदान का मतलब ये है कि आप लोगों को धर्म के बारे में समझाएं, धर्म में अनुरक्त करें और उन नैतिक नियमों का अनुकरण करने के लिए लोगों को प्रेरित करें
जिनका उल्लेख अशोक अपने धर्म के अंतर्गत कर रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि धम्म है अप आसीनवे, यानी पापों से दूर दूर रहना। धम्म है बहु कयाने, यानी बहुत सारे लोगों का कल्याण करना। धम्म है गुरुजनों, ब्राह्मणों, श्रमणों, रिश्तेदारों, संबंधियों, माता पिता का सम्मान करना। धम्म है पशुओं के प्रति, मनुष्य के प्रति उदारता दिखाना। धम्म है प्राणी मात्र के कल्याण के प्रति जागरूकता दिखाना। तो कहने का मतलब ये कि विद्यार्थियों, ये 14 शिलालेख अशोक के जीवन के नैतिक पक्ष को जानने के लिए और उसकी नीति, शासन नीति संबंधी सिद्धांतों को जानने के लिए, उसके धर्म महामंत्रों को, उसके रज्जुकों को समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, मैं अशोक के बारे में इससे आगे की कक्षाओं में और बात करूंगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय भारत, जय हिंद।